Hello, प्यारे प्यारे बच्चों. Welcome back to SST class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again for our SST class with a new chapter. And today we have a chapter number 14. And बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 18वीं शताब्दी में भारत. इंडिया इन द 18th सेंचुरी. तो बच्चों आइए शुरू करते हैं इसके परिचय के साथ. तो इसका परिचय है 18वीं शताब्दी का प्रारंभ उपमहाद्वीपीय के लिए राजनीतिक परिदृश्य में भारी परिवर्तन लेकर आया. 18वीं शताब्दी में भारत का राजनीतिक मानचित्र तेजी से बदल गया. आइए पाठ पढ़कर 18वीं शताब्दी के भारत को जाने की उस समय हमारा भारत किस तरीके का था. तो आइए बच्चों जानते हैं. सन 1526 में बाबर के प्रवेश के साथ मुगल साम्राज्य का उदय हुआ तथा महान मुगलों के शासन में फला फूला और औरंगजेब की मृत्यु के साथ सन 1707 में समाप्त हो गया. ठीक है, मुगलों का शासनकाल. ऐसा होने के बहुत से कारण थे. सम्राट और औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़ा था जिसके कारण उसके सैन्य और वित्तीय साधन नष्ट हो गए थे. इसी कारण वह लंबे समय तक दिल्ली से दूर रहा जिसके कारण उसके अधिकारी व मंत्री ताकतवर व महत्वाकांक्षी हो गए और औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रदेश छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गए और इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, औरंगजेब की पकड़ खत्म हो गई. ठीक है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में किसान तथा जमींदारों के विद्रोह भी इन समस्याओं को बढ़ा रहे थे क्योंकि उन कई जगहों पर बच्चों क्या हो रहा था, जमींदारों के और किसानों के विरोध हो रहे थे और कभी कभी इनके विद्रोह का कारण उनसे लिया जाने वाला कर था जिनसे वो दुखी और गुस्सा होकर के विद्रोह करते थे. ठीक है, इसके अतिरिक्त सरदार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे. जो सरदार लोग थे वो भी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे. अतीत में विद्रोही समूहों द्वारा मुगल अधिकारियों को चुनौती दी गई थी लेकिन ये समूह अब अपने क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों को जब्त करके अपने पदों को मजबूत करने में लगे थे. तो बच्चों जो आर्थिक संसाधन थे उनको अपने कब्जे में करके उनको जब्त करके खुद की जो कंडीशन स्थिति थी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते थे. ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भू क्षेत्र स्वतंत्र राज्यों में बट गए. जो जमीन थे बच्चों, जो राज्य थे वो अलग अलग संप्रभु होकर के अलग अलग क्षेत्र में विभाजित हो गए. अब देखिए उसमें क्या है, परवर्ती मुगल यानी कि लेटर मुगल का जो पीरियड है वो किस तरीके का है. तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी परिवर्ती मुगल कहलाए. जो औरंगजेब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी यानी कि जो सम्राट हुए उनको परवर्ती मुगल कहा जाता है जिन्होंने 150 वर्ष जिसमें कि 1707 से लेकर के 1857 तक शासन किया. उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं बहादुर शाह प्रथम जिन्होंने 1707 से लेकर के 1712 तक शासन किया, जहांदार जिन्होंने 1712 से लेकर के 1713 तक शासन किया, फर्रुखसियर जिन्होंने 1713 से लेकर के 1719 तक किया और मोहम्मद शाह जिन्होंने 1719 से लेकर के बच्चों 1748 तक शासन किया. ये कौन थे बच्चों? ये परवर्ती मुगल उतने सशक्त नहीं थे जितने की प्रारंभिक मुगल शासक थे. ये उतने पावरफुल, इतने मजबूत नहीं थे बच्चों जितने की पहले जो मुगल शासक थे इनसे वो मजबूत थे. ठीक है, वे केवल अपने चतुर मंत्रियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे. इन्हें अनेक अधिकृत क्षेत्रों के अनुसार मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है. कौन कौन से 3 मुख्य भाग है जो में विभाजित करते हैं इन जो परवर्ती मुगल थे इनको? तो बच्चों देखते हैं, तुर्किस्तान से तुरान तक पहला, दूसरा ईरान से ईरानी तक तथा भारत से हिंदुस्तानी तक. इन 3 भागों में राजकाज से संबंधित जो अधिकारी, मंत्री तथा अन्य तथा मुख्य रूप से सैन्य अधिकारी बहुत शक्तिशाली थे जो सम्राट को टक्कर देते थे. वे शासक की नियुक्ति में भूमिका निभाते और अपने चुनिंदा मुगल को ही शासक बनाते थे. मतलब जो वो इतने बलशाली थे बच्चों की अपने द्वारा चुने गए सम्राट को ही मुगल शासक वह बनाते थे. ठीक है, बार बार शासकों के परिवर्तन के कारण मुगलों की शक्ति कमजोर होने लगी क्योंकि बार बार शासन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाती थी. फिर मुगल साम्राज्य में जो शासक था वो चेंज हो जाता था, इसीलिए वो उनकी नींव जो है वो कमजोर पड़ती गई. शासक सरकारी कामकाज में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे.
ठीक है, जिसके कारण अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। राजपूतों ने भी अपने प्रभाव में वृद्धि कर ली, क्योंकि जो सम्राट थे, शासक थे, वो भोग विलासिता में ज्यादा डूबे रहते थे, और जो राजकाज के काम का होते हैं उसमें वह रुचि नहीं लेते थे, जिससे क्या जो राजपूत है उन्होंने भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, और कई राजों ने अपने आप को उनके प्रभाव से स्वतंत्र कर लिया। आगे, मुगल साम्राज्य का विभाजन। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो बच्चों, मुगल मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अब बंगाल, अवध और हैदराबाद पुराने मुगल राज्य थे, जिन्होंने मुगल शासकों से अपनी संधि नहीं तोड़ी थी, उनके साथ अभी भी वो कोलैबोरेशन में थे। कुछ अन्य राज्यों जैसे कि सिखों, जाटों तथा मराठों ने भी मुगलों से विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। सिख हो गए, जाट हो गए, मराठे हो गए, इन्होंने भी मुगलों से विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र बना लिया था। आगे देखते हैं, विदेशी आक्रमणकारी, फॉरेन इन्वेंटर्स। तो बच्चों क्या है, सन 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? नादिर शाह ने। कब? 1739 में। तथा मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में हरा दिया था। मुहम्मद शाह ने अपनी राजगद्दी बचाने के लिए जो सिंध के सभी राज्य उसको दे दिए कि मेरी राजगद्दी बची रहने दो, आप मेरी ये राज्य ले लो, सिंध के सारे राज्य, लेकिन मुझे यहाँ पर सम्राट बने रहने दो। फिर मुहम्मद शाह ने अपनी राजगद्दी बचाने के लिए सभी जब वो सारे राज्य दे दिए, तब इस प्रकार अफगानिस्तानी स्थायी रूप से मुगलों के नियंत्रण से चला गया। जो अफगानिस्तान था बच्चों, वो स्थायी रूप से मुगलों के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो किसी और के राज्य में विलय हो गया। अब नादिर शाह यहाँ से बेइंतहा दौलत, कोहिनूर हीरा तथा नूर शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी ले गया। कितनी चीजें ले गया बच्चों, देखो, लूटपाट मचा करके नादिर शाह यहाँ से। ठीक है, अब नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों की दुर्बलता को जग जाहिर कर दिया। अब सब लोग जान गए थे कि नादिर शाह के आक्रमण से जो मुगल है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये अब दुर्बल हो चुके हैं। इस आक्रमण के बाद मराठों ने उत्तर में बढ़ना प्रारंभ किया तथा मुगलों को चुनौती दी। उत्तर में मराठों ने बढ़ना शुरू कर दिया और मुगलों को चुनौती दे दी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब मुगल जो है वह कमजोर हो चले हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, इस चित्र में यह एक सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध है। देखिए किस तरीके से जो मुगल है उनको हारना पड़ रहा है। आगे देखिए, वर्ष 1748 से 1761 के मध्य अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा दिया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? अब तीसरे युद्ध में मराठों को हरा दिया, जिसने मराठों को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनने की संभावना को नष्ट कर दिया। अन्यथा जो मराठा थे वह भारत की महत्वपूर्ण शक्ति या संपूर्ण प्रभुता को लेकर के उभर रहे थे, लेकिन इस हार ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को तोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, मराठों का उत्कर्ष, राइज ऑफ द मराठास, किस तरीके से उभर रहे थे। तो बच्चों देखिए, महाराष्ट्र एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पहाड़ियों पर अनेक दुर्ग बने हैं, यानी कि किले बने हैं। इस प्रदेश में मराठों के रूप में बहादुर लड़ाके पैदा हुए। मराठे शक्तिशाली थे और सैन्य शक्ति से अनुप्राणित थे। वे बीजापुर में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। देखिए, क्योंकि बच्चों जो दुर्ग बने हुए थे वो पहाड़ियों पर, उनमें क्या, मराठे बहुत बहादुर थे मराठे, और अपनी सैन्य शक्ति से अनुप्राणित थे। ठीक है, शिवाजी के बारे में देखते हैं बच्चों। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? शिवनेर के किले में 1627 में हुआ था। इनके पिता शहजी भोसले बीजापुर के राज्य के सामंत थे, मतलब बहुत सभ्य थे और पैसे रुपए से भी बहुत अमीर थे। तो शिवाजी ने अपने दादाजी कोणदेव के दिग्दर्शन में सैन्य प्रशिक्षण पुणे में प्राप्त किया। अब जब वो 20 वर्ष के हो गए बच्चों, 20 वर्ष की आयु में शिवाजी ने कूटनीति एवं सैन्य बल के से अनेक किलों पर अपना अधिकार
जमा लिया। जब वो 20 वर्ष की आयु हुई तो बच्चों उन्होंने कूटनीति और सैन्य बल में भी अपने आप को महारत कर दिया। ठीक है, उन्होंने तोरण और पुरंदर के किले जीत लिए। बीजापुर का सुल्तान और मुगल जागीरदार शिवाजी के क्या बन गए बच्चों, शत्रु बन गए। इस प्रकार तीनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। शिवाजी ने बीजापुर के अधिकारी अफजल खान का वध कर दिया। किसने? शिवाजी ने। ठीक है, बीजापुर के जो अधिकारी थे उनके राजा थे वहां के अफजल खान। औरंगजेब में आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। जो आमेर के राजा थे उन्होंने जय सिंह को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। लेकिन लंबे प्रतिरोध के बाद शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। जय सिंह के कहने पर शिवाजी आगरा के मुगल दरबार में आ गए। वहां उनका अपमान किया गया। जब उनको शिवाजी को दरबार में बुला करके मुगल दरबार में वहां पर उनका बच्चों अपमान किया गया। फिर क्या हुआ? तथा बंदी बना लिया गया शिवाजी को। लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से अपने पुत्र सहित कारागार से निकलने में सफल रहे। वो निकल गए। वापस लौटकर शिवाजी ने पुनः मुगलों पर आक्रमण करने क्या है फिर से शुरू कर दिए। 1664 में उन्होंने सूरत को लूटा। उन्होंने अपना राज्याभिषेक रामगढ़ में किया तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, अब वो छत्रपति शिवाजी बन गए। कि कब धारण किया उन्होंने छत्रपति की शिवाजी बच्चों? जब उन्होंने क्या कहते हैं अपने आप को रामगढ़ में अपने आप को राजा घोषित किया तब। आप इस चित्र में देख सकते हो बच्चों, यह है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का चित्र। बच्चों आगे है शिवाजी का शासन प्रबंध। शिवाजी के साम्राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों तक विस्तृत यानी कि फैल गई थी। शिवाजी एक बहादुर सेना नायक होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे, एक अच्छा राजा थे। ठीक है, शिवाजी का शासन प्रबंध बहुत ही उच्च कोटि का था। उन्होंने शासन प्रबंध में सहयोग देने के लिए मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया। इस समिति में 8 मंत्री होते थे। ठीक है, अतः इसे अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते थे बच्चों, 8 मंत्री होते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा, अष्ट प्रधान मंडल। पेशवा, सचिव और मंत्री प्रबंध व्यवस्था के अन्य अधिकारी थे। पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्री और अधिकारी युद्ध में भाग लेते थे। ठीक है, कौन कौन नहीं लेते थे बच्चों? पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, ये युद्ध में भाग नहीं लेते थे, इसके अलावा सभी लोग युद्ध में भाग लेते थे। शिवाजी ने स्वराज को शासन प्रबंध की दृष्टि से छोटी इकाइयों में बांट दिया। स्वराज को क्या किया बच्चों? छोटे छोटे इकाइयों में शासन के प्रबंध हो सके इसलिए उनको बांट दिया। अब मराठा साम्राज्य की आय के प्रमुख स्रोत क्या थे बच्चों? भूमि कर, चौथ और सरदेशमुखी कर थे। चौथ उन राज्यों से वसूल की जाती थी जिन्हें मराठों का संरक्षण प्राप्त था, मतलब जिनको मराठे लोग सिक्योरिटी और सुरक्षा देते थे, वहां से वो क्या लेते थे बच्चों? वहां से वो चौथ नाम का कर लेते थे। अब सरदेशमुखी उपज का 10% था, मतलब 10% भाग था, जिसे शिवाजी महाराष्ट्र के मुखिया होने के स्वरूप में वसूल करते थे। मतलब उनकी फसल यानी कि जो वो भी उगाएंगे बच्चों, उसमें से 10% क्या देना पड़ेगा? कर के रूप में शिवाजी को देना पड़ेगा। ठीक है, शिवाजी ने एक संगठित, विशाल और शक्तिशाली सेना का गठन किया था। शिवाजी ने क्या किया? विशाल सेना का संगठन कर लिया। ठीक है, सेना को सुरक्षित रखने के लिए 280 किले बनाए गए थे। कितने किले थे बच्चों? 280 किले थे। किलों की व्यवस्था हवलदार और सूबेदार देखते थे। कौन थे बच्चों? सूबेदार और हवलदार जो वो थे लोग थे जो किलों की देखभाल करते थे, उनकी सुरक्षा को देखते थे। ठीक है, शिवाजी ने युद्ध के लिए छाया मार पद्धति अपना रखी थी। छाया मार पद्धति क्या होती है बच्चों? आगे देखते हैं। मराठों का उत्कर्ष ही दक्षिण में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। अब क्योंकि दक्षिण में मुगल साम्राज्य उभर रहे थे, यही कारण बना मुगलों के पतन का दक्षिण भारत में। परंतु 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति भी पतन की ओर बढ़ती चली गई। जब उनकी मृत्यु हो गई बच्चों 1680 में, तो जो मराठा ताकत थी वह भी कमजोर होती चली गई। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, जो जितना बड़ा ये पीला वाला भाग है बच्चों, ये सब क्या है? ये सब है बच्चों मराठा के शासित प्रदेश हैं। यहाँ सब क्या है बच्चों? मराठे लोग थे जिन्होंने शासन किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मालवा में माहीपुर, बड़ौदा, दमन, इंदौर, भोपाल, सरोजनी, झांसी और सीताबल्दी, नागपुर, महानदी, ये पूना, कोरेगांव, सतारा, इन सब जगह बच्चों किसका शासन काल था बच्चों? मराठों का शासन काल था। इन्होंने अपने बल से इन स्टेटों को, इन
राज्यों को जीत लिया था। आगे देखिए, अब सिख के बारे में पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथों में चला गया। उसके अनुयायी उसे सच्चा बादशाह कहकर पुकारते थे। उसने सन 1715 में अपनी मृत्यु तक मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। उसकी मृत्यु के पश्चात सिखों की नई शक्ति का पतन हो गया। जो उसकी मृत्यु हुई तो जो नई शक्ति उभरी थी, सिखों की शक्ति, उसका बच्चों पतन हो गया। लेकिन बहादुर की मृत्यु ने सिखों की विद्रोही भावना शांत नहीं हुई। जो बहादुर की मृत्यु हो गई, जब बंदा बहादुर की जब बच्चों मृत्यु हुई, उसके बाद सिखों की जो विद्रोही भावना थी उनके अंदर, वो बिल्कुल शांत नहीं हुई। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद व्याप्त भ्रम का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। कि बच्चों क्या क्या भ्रम था बच्चों? भ्रम ये था कि बच्चों जो सिख लोग हैं वो क्या हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। पंजाब 12 सिख मिसलों में विभाजित हो गया। ये मिसल समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। सुकर चकिया मिस्ल के मुखिया रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पश्चिम के समस्त क्षेत्र को अपने अधीन करके, किसने अधीन किया था बच्चों? ये रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के जो पश्चिम के जो एरिया थे उन सबको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अब ये कौन थे? सुकर चकिया मिस्ल के मुखिया थे। कौन? रणजीत सिंह। अब पंजाब में उन्होंने क्या किया? अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यद्यपि उनका राज्य शक्तिशाली था, लेकिन रणजीत सिंह जानते थे कि वे अंग्रेजों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि स्वीकार कर ली, जिसके अंतर्गत उन्होंने सतलुज नदी को अपने राज्य की क्षेत्र की सीमा, मतलब जहां तक सतलुज नदी थी वहीं तक उनके राज्य की सीमा थी, यह उन्होंने उस संधि में स्वीकार कर लिया, जिसको अमृतसर की संधि कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने नदी के पूर्व में सिख राज्यों पर शासन करने की अपनी महत्वाकांक्षा का परित्याग कर दिया। मतलब क्योंकि उनका राज्य सीमित हो गया, उन्होंने संधि कर ली, इसलिए उन्होंने जो बाकी की जो उनकी मंशा थी, महत्वाकांक्षा थी पूर्व में सिखों के राज्य फैलाने की, वह उनकी शांत हो गई। अब उसके बाद समस्त सिखों को अपने शासनाधीन कर लिया। उन्होंने सारे सिखों को अपने शासन के अधीन कर लिया। इस तरीके से बच्चों सिखों का शासन था। आगे देखते हैं राजपूत। तो मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मतलब उनकी कैद, उनके चंगुल से अपने आप को आजाद कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करने लगे। मेवाड़, आमेर प्रमुख राजपूत राज्य थे। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जोधपुर और जयपुर के शासकों ने दिल्ली की राजनीति में भागीदारी निभाना प्रारंभ कर दी थी। उससे पहले वह अपनी भागीदारी राज्य कार्यों में नहीं निभाते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया बच्चों? अपने जो राज्य के जो कार्य थे उनमें भी अपने आप को शामिल कर दिया, अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर दिया। मुगल सम्राट के शासनकाल में जयपुर और जोधपुर के महाराजाओं ने साम्राज्य के पर्याप्त क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। अब जो मुगल सम्राट के जो शासनकाल थे उसमें जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इनके जो महाराजा थे उन्होंने भी क्या किया? साम्राज्य के पर्याप्त क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया, सैन्य बल से या किसी भी बल से कह लीजिए। जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय को सूरत का सूबेदार बनाया गया। किसका? सूरत का सूबेदार बनाया गया। किसको बच्चों? जय सिंह द्वितीय को। अजीत सिंह अजमेर और गुजरात का सूबेदार रहा। अपने अपने स्वतंत्र राज्यों के साथ साथ इन दोनों राजपूतों के नियंत्रण में गुजरात से आगरा तक का क्षेत्र आ गया था। आगे देखिए जाट। अब जाटों के बारे में क्या कहेंगे हम? आगे पढ़ते हैं। इस समय राजा राम और चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने अपनी शक्ति का विकास कर लिया। किसके नेतृत्व में बच्चों? जो राजा राम थे और चूड़ामन थे। ठीक है, दिल्ली और आगरा के निकट अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। कौन? जाट लोग। ठीक है, बदन सिंह नामक नायक ने अपनी शक्ति का विकास आगरा और मथुरा क्षेत्र में किया। उसके पुत्र सूरजमल ने अपनी शक्ति का विस्तार भरतपुर, आगरा, मथुरा, धौलपुर, अलीगढ़, एटा और मेरठ तक कर लिया। अब जो ये राजा जो सूरजमल थे वो कौन थे बच्चों? जाट राजा थे। ठीक है, अब उन्होंने अपना विस्तार कहाँ कहाँ शुरू किया? सूरत से लेकर आगरा, भरतपुर, मथुरा, धौलपुर, अलीगढ़, एटा और मेरठ तक किया। भारत के इतिहास में वही एकमात्र जाट साम्राज्य निर्मित हुआ था, जो जिसके राजा कौन थे? राजा सूरजमल। ठीक है, वह एक कूटनीतिज्ञ और महान विजेता था।
वह 1763 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। कब उनकी मृत्यु हुई बच्चों? 1763 में उनकी मृत्यु हुई। अब देखिए अवध। अवध के बारे में है कि अवध का सूबा क्रांति के बल पर 1722 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद शाह ने सादत खान को अवध का सूबेदार बनाया। मोहम्मद शाह ने किसको बनाया सूबेदार बच्चों? सादत खान को। ठीक है, सादत खान ने अपने यश में भारी वृद्धि करी, अपने आप का डेवलपमेंट कर डाला उसने। मुगल बादशाह ने सादत खान को नादिर शाह से वार्ता और समझौता करने के लिए भेजा, लेकिन वह धन लेकर भाग गया। उसे भेजा गया था कि समझौता करके आओ नादिर शाह से। उसने धन उठाया और वह भाग गया। ठीक है, सादत खान ने अपने स्वामी और देश के साथ गद्दारी की थी बच्चों। जब नादिर शाह को तय की गई धनराशि नहीं मिली तो उसका क्रोध क्या हो गया? सीमाहीन हो गया, क्योंकि उसको जो राशि देकर भेजी गई थी वो लेकर के भाग गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उसके जो नादिर शाह है वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम तथा लूटने का आदेश देकर अपना क्रोध शांत किया। दिल्ली की जनता को बोला कि कत्लेआम करो और लूटपाट मचा दो। नादिर शाह ने ऐसा बोला और इस तरीके से उसने इस चीज के लिए अपना गुस्सा इस तरीके से शांत करने की नीति अपनाई कि अब मेरा गुस्सा यही करके शांत होगा। नादिर शाह के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। किसको बच्चों? सफदरजंग को। ठीक है, उसने देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। सफदरजंग के बाद उसका जो बेटा था बच्चों शुजाउद्दौला, वो अवध का नवाब बना। आगे देखिए बंगाल। बंगाल में क्या है? प्रमुख मुगल साम्राज्य की घटती हुई शक्ति बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के एक संपन्न राज्य बनाने में, मतलब बंगाल को क्या बना दिया? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक संपन्न राज्य बनाने में अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। पहले राजधानी क्या थी बच्चों? ढाका थी। फिर उसको कहाँ ले गया? ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। उसने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर वसूलने से रोका। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। उसने बंगाल की शक्ति में भारी वृद्धि की तथा उसे देश का सबसे बड़ा और संपन्न प्रांत बना दिया। किसको बच्चों? बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने। आगे हैदराबाद देखिए। चिनक्लीन खान, जो मुख्य रूप से निजाम उल मुल्क के नाम से क्या जाना जाता है, फारूक शियार और मोहम्मद शाह के दरबार का एक शक्तिशाली विद्वान था। उसने दक्कन के प्रांतों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त किया। पहले अधिकार लिया कि वो दक्कन के प्रांतों पर शासन करेगा, फिर वह हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बना। उसने मुगल शासकों की अनुमति के बिना मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें भी दी। ठीक है, निजाम उल मुल्क के उत्तराधिकारी निजाम कहलाते थे। जो निजाम उल मुल्क थे बच्चों, उनके जो उत्तराधिकारी थे, जो शासन गद्दी पर बैठते रहते थे, वो सभी निजाम कहलाए हैदराबाद के। तो बच्चों पाठ के बाद आइए कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। तो राजकाज से संबंधित अधिकारी, मंत्री तथा मुख्य रूप से सैन्य अधिकारी बहुत शक्तिशाली थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का बच्चों उदय हुआ। वर्ष 1748 से लेकर के 1761 के मध्य अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार भारत पर बच्चों आक्रमण किया। 20 वर्ष की आयु में शिवाजी ने कूटनीति और सैन्य बल से अनेक किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र राज्य बनाकर खुद स्वयं राजा बनकर राज करने लगे। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। और राज्य जो मुगलों का साम्राज्य जो किस किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर राज किया, हमारे भारत पर। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।